पिछले 20 दिनों में हमें भारत के अंदर 6 नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते हुए नजर आए। यानी इन स्टार्टअप्स ने अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंचा दी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। इनफैक्ट साल 2021 की अगर हम बात करें तो टोटल 22 यूनिकॉर्न्स अब तक बन गए हैं, जबकि पूरे के पूरे साल 2020 में सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स हमें इंडिया के अंदर बनते हुए नजर आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछला साल भी हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक रिकॉर्ड था और वो रिकॉर्ड ऑलरेडी डबल मार्जिन के साथ में साल खत्म होने के पहले ही टूट चुका है। लेकिन अचानक ये सारी चीजें कैसे होने लगी? इंटरनली इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर क्या ऐसे चेंजेस आए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते ही जा रहे हैं, या फिर फाइनली चाइना क्या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की वजह से इंडिया को बहुत सारा फायदा हो रहा है? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया का मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी एक अट्रैक्टिव पॉइंट ये बन गया है। इनफैक्ट हमारा देश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 143 से 43rd रैंक तक पहुंच गया है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वजह से बाहरी कंपनीज इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पैसे लगा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हर महीने बढ़ते हुए नजर आई है। लेकिन स्टार्टअप्स का सिनेरियो थोड़ा अलग होता है बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी के कंपैरिजन में। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर जब स्टार्टअप के अंदर पैसे लगाते हैं तो उसके पीछे क्या क्राइटेरियाज वो देखते हैं और उनका इंटेंशन क्या होता है। ऑब्वियसली अपने पैसे जो है उसकी वैल्यू मल्टीफुल टाइम्स बढ़ाने के लिए, अच्छा रिटर्न पाने के लिए, कुछ ही सालों में जो पैसे उन्होंने लगाया है उसे मल्टीपल टाइम्स ग्रो होने के लिए इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, ताकि कोई कंपनी जब ग्रो हो तो उसके रिटर्न्स इक्विटी के जरिए या फिर सेल के दौरान उन्हें मिल पाए। इस हिसाब से इन्वेस्टर्स पैसे लगाने का काम करते हैं। अब कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के पहले क्राइटेरिया क्या देखी जाती है उसके बारे में हम समझते हैं। वैसे हर एक स्टार्टअप के लिए चीजें डिफरेंट होती है, अलग नजरिए से हर स्टार्टअप को देखा जाता है, लेकिन हर एक इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग फर्म कुछ बेसिक चीजों पर हमेशा ध्यान रखती है। सबसे पहली बात, जिस मार्केट के अंदर ये स्टार्टअप प्लेस्ड है उसकी वैल्यू कैसी है, यानी क्या वो मार्केट ग्रो होने लायक है, क्या वहां पर लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे, क्या उस प्रोडक्ट की इस मार्केट के अंदर नीड है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। इसके बाद में देखा जाएगा एक्सपांडेबिलिटी को, क्या उस प्रोडक्ट को या स्टार्टअप सर्विस को स्केल अप किया जा सकता है, क्या उसे ग्लोबल लेवल पर लेकर जाया जा सकता है, कितने ज़्यादा ऑडियंस को कोई भी स्टार्टअप टारगेट कर सकता है। इन चीज़ों को देखा जाता है, जिसकी वजह से अपर लिमिट क्या हो सकती है किसी स्टार्टअप के ग्रोथ के कारण, उस चीज़ को समझने में ज्यादा आसानी होती है। इसके बाद में ऑब्वियसली देखा जाता है कि स्टार्टअप कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स इनके कैसे है, कंपटीशन क्या है एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन इन सारे के सारे चीजों को छोड़ते हुए भी कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो है गवर्नमेंटल सपोर्ट और एक्सटर्नल थ्रेट्स से प्रोटेक्शन। बेसिकली आप कह सकते हो उनके पैसे की सिक्योरिटी और ग्रोथ के दौरान कोई हिंड्रेंस ना हो, इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है किसी भी स्टार्टअप इन्वेस्टर का। अब यहां पर बात करते हैं कि इंडिया क्यों एक ऐसी जगह बनती जा रही है जो कंपैरेटिवली दुनिया भर में ग्रोथ के रेशियो और सिक्योरिटी के रेशियो के हिसाब से सबसे ऊपर निकल कर आती है। अभी कुछ साल पहले तक इंडिया के अंदर पैसे लगाने से कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे। इंडिया के अंदर कौन सा रूल कब रातों रात चेंज हो जाए, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाए, उन्हें बिजनेस करने से रोक दिया जाए। इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, आईपीओ करने के लिए काफी डिफिकल्ट था, इसकी वजह से फंडिंग लाना इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। एक बड़ा रीजन इसकी वजह से ऐसे था कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स बनते ही नहीं थे, वो बाहर चले जाते थे और इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कोई ऐसा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हुआ ही नहीं करता था। इस समय पर होता यह था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मार्केट के साइज को देखते हुए और कोई अगर बहुत अच्छी इंडियन कंपनी पहले ही बैकिंग कर रही किसी स्टार्टअप को तो ही उसके अंदर पैसे लगाना इन्वेस्टर्स सही समझते थे और अपने पैसे इसकी वजह से बहुत ज्यादा लिमिटेड स्टार्टअप्स को ही लगाए जाते थे। और इसकी वजह से इंडिया के कंपैरिजन में चाइना को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था। वहां पर लोगों के बस में स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे थे, वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा थी, पैसे ज्यादा तेजी से बढ़ने की आशंका थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स भी थे जो स्टार्टअप्स को बेनिफिट करते थे क्योंकि फॉरेन कंपटीशन को हटाया जाता था और इसकी वजह से यहाँ पर एक के बाद एक वेस्टर्न इन्वेस्टर्स पैसे लगाते जा रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक ऐसे एक्शंस लिए गए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंपनीज और बाकी सारे फर्म्स जो है
वो चाइना के अंदर से इन्वेस्टमेंट हटाना उन्होंने शुरू कर दिया है। एकदम सीधी भाषा में अगर कहे तो फिलहाल चाइना के अंदर जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा फट गई है और चाइना में पैसे लगाने की वजह से उनके पूरे के पूरे पैसे डूब सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल खराब हो सकता है और इनफैक्ट उनके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स फिलहाल चाइना से दूर भाग रहे हैं। अब समझते हैं ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और क्या ऐसे रीजंस है कि इन्वेस्टर्स चाइना से भागते ही जा रहे हैं। चाइना एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजीम है, यानी एक पार्टी का वहां पर कंट्रोल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। इस पावर को मेंटेन करने के लिए कोई भी बैलेंस यहाँ पर होता नहीं है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई भी ऑपोजिशन नहीं है। इसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है कि लोग खुश रहे, बेसिक नीड्स उनकी सफाई से रहे ताकि वो कोई भी प्रोटेस्ट ना करे। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोटेस्ट कर वैसे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक पीस ऑफ द माइंड बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा लोगों के पर्सपेक्टिव में, उनके मन में जो उनकी पार्टी या जो रिजीम है उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। और फाइनली सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज ऐसे पार्टी के लिए होती है वो ये है कि वो अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रख पाए। वो किसी भी कंपनी को इतना बड़ा होने के लिए नहीं दे सकती कि वो पार्टी से कंपीट करने लगी। इतनी ज्यादा पावर किसी भी सेक्टर में उनके पास में चली जाए कि जो गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स है उनको इफेक्ट उसका झेलना पड़े, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, पब्लिक सपोर्ट हो, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करना चाहती है। और प्राइवेट कंपनीज अगर बहुत बड़ी बनने लगती है तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये खतरा हो सकती है, क्योंकि अगर ये कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो इंटरनल स्टेबिलिटी ये थोड़ा नुकसान कर सकती है। और अगर इंटरनल स्टेबिलिटी खराब होती है तो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और ऑलरेडी हमने कुछ कम्युनिस्ट रिजीम्स के अंदर ये चीजें होते हुए देखी है और चाइना ये चीज अच्छे से जानता है। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजंस है जो चाइना को एक बहुत बुरी प्लेस बनाते हैं आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के साथ में शुरू करते हैं। जिस तरीके से अलीबाबा जो ग्रुप है, आप जानते हो कि एंड फाइनेंशियल नाम की कंपनी थी अलीबाबा ग्रुप के अंदर, पिछले साल जिनका आईपीओ आने वाला था, लेकिन उसी समय पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने की वजह से उनके आईपीओ को रोक दिया गया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फाइन लगाई गई थी। जो फाउंडर जैक मा है उन्हें इंटरनली दबा दिया गया था और कई दिनों तक वो गायब थे। ज्यादातर उन्होंने जो कमेंट्स की थी उनको रीजन माना जाता है कि वो आईपीओ रोक दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में बाद में ये चीज पता चली कि जो एंड फाइनेंशियल के आईपीओ के अंदर कुछ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो दूसरे कुछ ऐसे फैक्शंस है जो उनका ऑपोजिशन करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता था। यानी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्टी की स्टेबिलिटी संभालने के लिए उनके थोड़े बहुत ऑपोजिट में जो भी लोग थे उनके कंट्रोल से चीजें निकालने के लिए यहाँ पर वो डिसीजन लिया गया और एक पूरी कंपनी को दबा दिया गया। इसके अलावा आपको हमेशा ये याद होगा कि इंटरनेशनली कोई भी कंपनी को चाइना ठीक से ग्रो करने नहीं देती। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें चाइना के अंदर एक्सपांड नहीं हो पाती और अगर कोई एक्सपांड भी हो जाती है तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करते हुए चाइना उन्हें क्रश कर देती है और अपने खुद के इंटरनल कॉम्पिटिटर्स या आप कह सकते हो कॉपीकैट कंपनीज खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से 2-3 चीजों का फायदा यहाँ पर चाइना को मिलता है। इनोवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरी बात, जो डेटा है वो पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो चाइना को मिलता है वो ये है कि जब उनकी खुद की इंटरनल कंपनी, चाहे वो टेंसेंट हो, अलीबाबा हो, टिकटॉक हो, कोई भी बहुत बड़ी बनती है तब वो इंटरनेशनल एक्सपांशन शुरू करती है। और इंटरनेशनल एक्सपांशन के दौरान जो डेटा है, जो सॉफ्ट पावर है, वो बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ जाती है। लेकिन वही कोई बाहर की कंपनी अगर चाइना के अंदर आके बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाए तो उल्टा इफेक्ट उसका हो सकता है। इंटरनली वो चीजों को बिगाड़ सकती है, जबकि चाइना अपनी खुद की कंपनीज को यूज करते हुए बाहर जाकर अपना कंट्रोल बढ़ा सकती है। अब पिछले 1.5 साल में हुआ यह है कि कुछ कंपनीज एक्चुअल में बहुत बड़ी बनना शुरू हो गई और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से चाइना को हथौड़ा उन पर मारना पड़ा। और ये एक काफी ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ गया है इंटरनेशनली कि क्यों चाइना एक बहुत बेकार जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप सब जानते होंगे कि इंटरनेशनली जब से कोविड शुरू हुआ है तब से चाइना की जो रेपुटेशन है वो खराब हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स वगैरह। यूएसए ने इन पर सैंक्शंस लगाए थे। इस स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा रिस्क चाइना नहीं ले रहा है। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है चाइना के अंदर, जिस तरीके से जोमेटो, स्विगी है, वैसा वो एक मेइतान नाम का भी स्टार्टअप है चाइना के अंदर, जो यूएसए में वॉल स्ट्रीट पर उन्होंने लिस्ट करने की कोशिश की। चाइना ने उनके ऊपर कुछ रूल्स लगाए कि वो अपने जो डिलीवरी पर्सन है उन्हें मिनिमम वेज देंगे, उन्हें कुछ और चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट स्लैश होंगे और 15% से शेयर उनके गिर गए। ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, वो ज्यादातर वेस्टर्नर्स थे। एजुकेशनल ऐप जिस तरीके से बायजूस, अनअकैडमी इंडिया के अंदर है, वैसे जो भी एजुकेशनल ऐप चाइना
चाइना के अंदर है उन पर रूल्स लगाए गए कि वो प्रॉफिट नहीं बना सकते, लिमिटेशंस लगाए गए कि वो कितना क्लास वगैरह ले सकते हैं, उन्हें छुट्टियां वगैरह कंपलसरी की गई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई और इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ जब शेयर प्राइस और वैल्यूएशन गिर गई। फाइनली एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की बात करें तो दीदी शाओशिंग जो बेसिकली उबर का एक कॉपी कैट कंपनी है जो चाइना के अंदर टैक्सी सर्विसेज चलाती है, इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर अपना आईपीओ करने की कोशिश की थी और $4.4 बिलियन ये रेज करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद में चाइनीज अथॉरिटीज ने पूरे के पूरे ऐप स्टोर्स में से इसको हटा दिया क्योंकि वो वहां पर जाकर अपना एक्सपेंशन कर रहे थे बिना प्रॉपर परमिशंस के, और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का जो ऑब्वियसली यूएसए यूके में प्रेजेंट थे। इसकी वजह से एक साइड इफेक्ट ऐसा भी होता है कि जो चाइना के अंदर की जनता है उनके सामने इंप्रेशन ऐसा जाता है कि वो चाइना की जो सरकार है वो उनके लिए ज्यादा बेहतर काम कर रही है, ओवर कैपिटलिज्म जो कम्युनिज्म का ऑपोजिट लोगों को कहा जाता है वो ज्यादा होने नहीं दे रही है। अब ये सारी चीजें की वजह से आपको ये तो समझ में आ गई कि चाइना पिछले कुछ समय से एक बहुत बेकार जगह बन गई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इन्वेस्टर्स ये बात अभी अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हुई इंडिया की एंट्री। चाइना के वातावरण ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो चाहिए, जो क्लाइंट्स है उनके पैसे एक्सपांड कराने, हेज फंड को हमेशा अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है और इसके लिए एक और प्रोमिनेंट मार्केट ढूंढना इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो गया। इंडिया इसी समय पर एक यंग मार्केट है, इंटरनेट पेनिट्रेशन जो बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ये दुनिया में कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। आज में जो इंडिया के अंदर पॉलिसीज बनी है स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए। साथ साथ रिसेंटली जो आईपीओज हमारे देश के अंदर होते हैं स्टार्टअप्स के, इसके लिए रूल्स चेंज किए गए। अगर आप पहले कोई भी कंपनी को लिस्टिंग कराना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सालों तक प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह मेंटेन करना जरूरी था, लेकिन रिसेंटली सेबी ने कुछ रूल्स चेंज किए जिसकी वजह से स्टार्टअप जो अभी तक प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं वो भी अपना आईपीओ ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले कुछ महीनों में जोमैटो, कार ट्रेड और आने वाले समय में पेटीएम इन जैसे ऐप्स के हमें आईपीओ होते हुए नजर आएंगे। और आईपीओ एक बहुत बड़ा टूल होता है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ में रिटर्न जाने के लिए। साथ साथ अगर चाइना से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के हाथ में होती है, इसके अलावा एक फेयर जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। इंटरनेशनली इंडिया के अलायंसेस करेंटली दुनिया के अंदर बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा एक्सपांशन और सिक्योरिटी अगर कहीं पर मिल सकती है अपने अरबों रुपए के लिए तो वो इन्वेस्टर्स को मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। इसकी वजह से इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। एक बात यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि इंडिया के अंदर इंडिया की कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन ज्यादातर पैसे अभी भी जो है वो ये तो वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के पैसे दूसरे रूट से चैनल होते हुए आते हैं। सिंगापुर की कंपनीज, केमन की कंपनीज, इनके द्वारा वो चैनल होकर आते हैं। और इसकी वजह से पिछले एक साल की अगर आप कंपैरिजन करें तो चाइना में से एक एक करके सारे के सारे बड़े इन्वेस्टर्स बैकआउट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो अपने पैसे जितने नुकसान पे हो उतने नुकसान पे निकाल रहे हैं और इंडिया के अंदर वहीं पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। 2-3 बड़े इन्वेस्टमेंट्स की वजह से एक साइकिल शुरू हो गई है और अभी 20 दिन के अंदर हमें 6 यूनिकॉर्न्स देखने के मिले और 2021 के अंदर 22 ऐसे यूनिकॉर्न्स और आने वाले समय में और ये नंबर बढ़ेगा, ये बात भी तय है। और इसी की वजह से इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए जारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।